बच्चों, आज मैं आपको द्रव्य के बारे में कुछ बेसिक रसायन विज्ञान की बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। द्रव्य यानी कि मैटर क्या होता है? वह कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे हम द्रव्य कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो आप इसको द्रव से कंफ्यूज ना करें। देखो, द्रव कई बच्चों को जल्दबाजी में, जो नए सीखने वाले होते हैं, द्रव को द्रव्य संबंधित है। द्रव अलग चीज है, द्रव्य अलग चीज है। द्रव को लिक्विड बोलते हैं, द्रव्य मैटर हुआ। तो द्रव्य कोई भी चीज में, यानी कि हमारे आसपास वह वस्तु जो जगह घेरती है, जिसमें भार होता है, द्रव्य कहलाती है। इसको मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो वह कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है। ठीक हो गया। तो पदार्थ एक साथ तीन प्रकार, यानी कि हम पहले भी उसके अणुगति सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे गतिशील जो कण होते हैं, द्रव्य उनसे मिलके बना होता है। ठीक है ना? तो हम क्या कहें, अणुगति सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे गतिशील कण होते हैं, उनसे मिलके द्रव्य बना होता है। और द्रव्य को हम तीन अवस्थाओं में कैटेगराइज भी कर सकते हैं। ठीक है? द्रव्य तीन अवस्थाओं में, यह तीन अवस्था इसकी होती है। द्रव्य की होती है तीन अवस्था। नंबर एक होती है ठोस, द्रव और गैस। तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या करें, ठोस में जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एक पदार्थ तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम सबसे आसान एग्जाम्पल पानी का है, जल का है। जल को फ्रिज में आप देखते हैं, बर्फ की स्थिति में ठोस में होता है। ठीक है? यानी कि हम ऐसे कहें, इसको मैं ऐसा एक आपको इस तरीके से मैं को क्या करता हूँ, दिखाता हूँ। यदि बर्फ को हम गर्म करेंगे तो द्रव बनेगा, और द्रव को हम गर्म करेंगे तो वाष्प यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम गैस को ठंडा करेंगे, कम टेम्परेचर डाउन करेंगे, इसको हम कंप्रेस भी कर सकते हैं, कंप्रेस करके भी होता है। ठीक है ना? और द्रव को यदि इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे, यानी ठंडा करेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये ठोस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इसके लिए हर एक पदार्थ के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग कंडीशन पे ठोस और गैस में इंटरचेंज होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सिंपल एग्जांपल है वाटर, जो आपको समझने के लिए काफ़ी है। अब आपको यहाँ पर एक और चीज़, ठोस द्रव गैस में बेसिक अंतर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने पढ़ भी रखा होगा ठोस द्रव गैस में अंतर, फिर भी एक हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको टच कर ले रहे हैं कि ठोस द्रव गैस में क्या होता है। मैं छोटे से इसमें पॉइंट पहले लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी कुछ इसके गुणों को लिख दिया है, इसके आधार बता रहा हूँ मैं आपको। ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि इन दोनों का आकार अनिश्चित होता है। ठीक है? ठीक हो गया। दूसरा है आयतन। आयतन, इन दोनों का आयतन निश्चित होता है। यहाँ पर इन दोनों का आयतन निश्चित होता है, जबकि इसका आयतन गैस का अनिश्चित होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आकार तो ठोस का निश्चित है, जबकि द्रव और गैस का निश्चित नहीं है। द्रव को जिस बर्तन में आप डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेता है, यही चीज़ गैस के लिए भी है। परंतु ठोस का आकार जो होगा वही रहेगा, उसको हर चीज़ में आप नहीं रख सकते हो। माना कोई गोल है, आपको चौखंडे बर्तन में रखोगे, मतलब वर्गाकार में, तो एकदम फिट नहीं आएगी, कुछ जगह खाली बच जाएंगी उसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आयतन की जहाँ तक बात है, आयतन ठोस और द्रव का निश्चित होता है। 2 लीटर आपका यदि दूध है, तो चाहे आप चौड़े बर्तन में रखो, चाहे आप लंबे वाले बर्तन में रखो, दोनों में आ जाएगा, दोनों में, लेकिन उसका आकार अलग अलग हो जाएगा। आयतन निश्चित होगा, अमाउंट इसका 1 लीटर ही। ठीक है नहीं?
अब आए रिक्त स्थान। ठोस में अब क्या होता है, ठोस द्रव गैस में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, इन्हें अंतराणु स्थान कहते हैं, कणों के बीच में। इसमें बहुत कम होता है, काफ़ी कम होता है। इसमें कुछ ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो रिक्त स्थान होता है, अंतराणु स्थान, ठोसों में कम, द्रव में कुछ ज़्यादा और गैस में बहुत ज़्यादा। इसमें टाइम बहुत लग रहा है, मैं पहले इसको नोट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ आसानी से। ये देखिए, अब जरा आसान फटाफट हो जाएगा। ऊष्मा प्रभाव जब करते हैं, ठोस में काफ़ी कम फैलता है, गर्म करेंगे बहुत कम फैलेगा। टाइम की रेस्पेक्टिव हम देखते हैं, द्रव में ये बहुत उबलता है, उसके मुकाबले तेज़ी से उबलता है, और गैस में तेज़ी से ये गैस फैलता है। यानी कि यदि गर्म करिए, गैस को गर्म करोगे तो वो क्या करता है, स्किप हो जाता है, बहुत तेज़ी से गैस में उसका प्रभाव होता है। क्वथनांक गलनांक की जब बात करते हैं तो ठोस का गलनांक निश्चित होता है, जबकि द्रव का क्वथनांक निश्चित होता है, और गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। तो तीनों में अलग अलग चीज़ें निश्चित हैं, इसमें गलनांक निश्चित है, इसमें क्वथनांक निश्चित है, इसमें क्रांतिक ताप निश्चित है। गलनांक यानी कि जो उसका जिस टेम्परेचर पर मेल्ट हो रहा है, क्वथनांक यानी जिस टेम्परेचर पर बॉयल वाष्प में कन्वर्ट मतलब परिवर्तित होते जा रहा है। हालांकि क्वथनांक की परिभाषा हम आगे देखेंगे, क्लियर जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसको बाद में देखेंगे। इसी तरह क्रांति को भी हम आगे देखेंगे 13-14 चैप्टर में। क्रांति इतना समझ लीजिए कि गैस का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। इसी प्रकार दाब का प्रभाव, इसमें बहुत कम दाब ये महसूस करता है, जबकि ये भी कम करता है, परंतु इसके कंप्रेशन में थोड़ा ज़्यादा, और गैस में दाब का काफ़ी अधिक प्रभाव होता है। यदि हम गैस को कंप्रेस करना चाहें तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसका ताज़ा जो इसका सही एग्जाम्पल है, हमारे गैसों में जो घरों में जो गैस का सिलेंडर आते हैं, उसमें गैस की जो मात्रा है कंप्रेस करके दबा के, यानी कि दाब उच्च दाब से भरी जाती है। जैसे हम गैस का नॉब खोलते हैं तो तेज़ी से क्या होती है, हमारे बर्नर में जलने लगती है, ठीक है ना। और जैसे जैसे गैस का वॉल्यूम कम होगा, वैसे वैसे उसका प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये ठोस द्रव गैस में अंतर है, इसको आप देखेंगे और लिखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा आपको नोट्स देने की। अगर आप ऐसे लिख सकें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप वेट करना पड़ेगा आपको लिखने के लिए। नहीं तो मैं उम्मीद है कि आप इसको इसी ढंग से ही थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में इसको इस ढंग से लिख लें। अब मैं अब आगे आ रहा हूँ इसमें द्रव का, और हम बृहद रूप से दूसरे रूप से हम क्या कर रहे हैं, द्रव्य का हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। देखिएगा, यदि बृहद रूप से यदि इसका हम वो करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो द्रव्य को दो भागों में हम बांटते हैं। एक तो हो गया शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है, सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ। दूसरा होता है मिश्रण, मिक्सचर इसे बोलते हैं। अब आपको नाम से ही अंदाजा आ रहा होगा, द्रव्य यानी कि एक वो जो जिसमें एक ही तरह के पदार्थ हों, एक ही गुणधर्म के पदार्थ हों, वो भी द्रव्य कहलाता है। और इसमें अलग अलग प्रकार के पदार्थ मिश्रित होकर मौजूद हों से मिश्रण कहलाता है। फिर इसको हम दोबारा से फिर हम क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ये हो गया एक तत्व, और हो गया दूसरा यौगिक। तत्व को एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। ठीक हो गया। और मिश्रण को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया समांगी, दूसरा हो गया विषमांगी।
समांगी को बोलते हैं होमोजीनियस, और विषमांगी होगा हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस है, हेट्रोजीनियस। अब हम इसको जो है और समझते हैं। पहले समांगी और विषमांगी तो वहीं खत्म कर देते हैं। समांगी यानी कि इकाई आयतन, मतलब क्या होता है कि किसी बिलियन में के प्रत्येक भाग में जो पदार्थ घुला हुआ है, मिला हुआ है, उसकी मात्रा क्या हो, समान रूप से हो, इसे बोलेंगे समांगी मिश्रण। ठीक है, समझ आएगा। मिश्रण के प्रत्येक भाग का, दूसरे लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। मिश्रण के प्रत्येक भाग के गुण समान होते हैं, और इसमें क्या होंगे, असमान होंगे। ये चीज आ जाएगी, ये चीज यहाँ आ जाएगी, और समान की जगह क्या हो जाएगा, असमान। अब देखो, इसको हम साधारण रूप से तब तो डेली में जो हम यूज कर रहे हैं उस तरह का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम चाय में चीनी को घोलते हैं और चाय का जो टेस्ट होता है, मतलब एक समान रहता है, पहले सिप से लेकर लास्ट सिप तक, उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। या हम एक दूसरी बात कह लें कि आपने जैसे नींबू पानी का घुल बना रखा है, नींबू और चीनी पानी में आपने डाला है, तो उसका जो टेस्ट होता है शुरू से लेकर अंत तक एक समान रहता है, तो हम कहेंगे समांगी मिश्रण। और विषमांगी, सपोज आपने गेहूं है, आप गेहूं साफ कर रहे हैं, गेहूं में कंकड़ पत्थर हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि कहीं कब ज़्यादा आ जाए, कब कम आ जाए। तो ऐसे मिश्रण को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, जिसमें जो है दूसरा पदार्थ जो है असमान रूप से पूरे बिलियन में फैला हुआ है। तो ये समांगी और असमांगी बिलियन, समांगी और विषमांगी बिलियन का हमने इसको ऐसे डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट है तत्व और यौगिक को, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। एक ही पदार्थ के परमाणु से बनने वाले शुद्ध पदार्थ को तत्व कहते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे कहें, मैं पहले लिख लेता हूँ। एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ, ठीक है, शुद्ध पदार्थ तो है ये, उसे कहेंगे तत्व कहेंगे। जैसे हमारा आएगा हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं, एक मोल में कितने होते हैं, 6 × 10⁻⁶ 6.023 × 10⁻23। तो 6.023 × 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, और तब जाके क्या मिलाएंगे, वो एक तत्व बनाएंगे, उसे कहेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट बनाएंगे, हाइड्रोजन का एक परमाणु बनाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार आगे हीलियम, जो आप मंडलीय के आवर्तन में एलिमेंट पढ़ते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, ये क्या है, तीनों तत्व बोलते हैं। यानी कि जब तत्व की डेफिनेशन होगी, एक ही प्रकार के परमाणु से बने शुद्ध पदार्थ क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जबकि यौगिक में क्या होता है, भिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के परमाणु जो इसमें, पहले लिख लेता हूँ इसको मैं, इसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु निषेध अनुपात में क्या करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, इसका 2:1 यदि आपस में संयोग करेंगे, ये क्या बनाएंगे, H2। कहीं का भी आप इसका नमूना ले लीजिए, उसमें पानी का जो यौगिक है, उसमें इसका जो अवयवी तत्व है, जिनको हम अवयवी तत्व एलिमेंट बोल रहे हैं, 2:1 के अनुपात रहता है, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। इसी प्रकार अमोनिया जो है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या अनुपात, 1:3 का अनुपात है, तो इसे बोलते हैं यौगिक हो गया। ठीक है, तो अब मैं और कैटेगराइज कर रहा हूँ। तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धातु हो गई, और दूसरी अधातु हो गई। ठीक है, धातु जानते, धातु जो आवाज करती है, धातु हो गई। इसका उल्टा क्या हो गया, अधातु हो गई। जिसमें आघात वर्धनीयता होती है, यानी कि पीटने पर फैल जाती है। जैसे आपने देखो, लोहा क्या होता है, गर्म करते हैं, अब ये हथौड़ा मारते हैं, फैल जाता है। लोहे के अलग अलग आकृति के वो नहीं बनते हैं, मतलब जो हमारे कृषि के औजार हैं, कई और चीज़ें हैं, धातु। इसमें चमक होती है, कठोर होते हैं धातु। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और एक और चीज़ है, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये हो गए धातु। इसलिए धातु इसके सारे के सारे उल्टे मतलब उसका रिवर्स जो हमारी हमने बात हो जाएगी, किस में आएंगी, धातु में आएंगी। धातु में चमक कम होती है, ठीक है ना, धातुवर्धनी और तन्य कम होते हैं, जब ये तन्य की तार खींच जा सकता है इससे, इससे ये तन्यता इसकी 0 होती है। और दूसरी बात है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो जो मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी में जो इधर के जो एलिमेंट हैं ये क्या होते हैं, धातु होते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ से यहाँ जाएंगे धात्विकता कम हो जाएगी, जो इधर के जो एलिमेंट हैं ये क्या हो जाएंगे, या धातु बोलते हैं। ठीक हो गया, तो इसको हम बाद में चैप्टर में देखेंगे। तो धातु और धातु को आवर्त सारणी में भी कैटेगराइज किया गया है। और इनके बीच में एक और चीज़ होती है उपधातु, नया शब्द आप सुनने होंगे, इसको बताते रहा हूँ, क्या होती है उपधातु। यानी कि ऐसे तत्व जिनके जो गुण होते हैं धातु और धातु के बीच के होते हैं। ठीक है, तो धातु तो हमारे क्या हो गए, जैसे आप समझ लो धातु का एग्जाम्पल हो गया लोहा, सबसे आसान, एजी, सिल्वर, चांदी, ठीक है ना, प्लेटिनम, ये क्या धातु हो गए। धातु क्या हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये ऐसे सब क्या हो गया, हमारा धातु हो गए। फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर उपधातु क्या हो गए, उपधातु जो हमारे होते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ठीक है ना। तो ये हमारे उपधातु हो गए, इसको हम बाद में देखेंगे ज़्यादा डिटेल में। तो ये हमारा कैटेगराइज हो गया, क्लियर हो गया। तत्व भी मंडलीय आवर्त सारणी में अधिकांश यानी कि लगभग 90 तत्व जो हैं कृत्रिम मतलब प्राकृतिक है, मिले हुए हैं। और कुछ तत्व जो है मानव निर्मित के हैं, या हम क्या कहें उन्हें प्राकृतिक मानव निर्मित के हैं, कृत्रिम के हैं, कुछ तत्व हैं। और अधिकांश तत्व हैं प्राकृतिक, उल्टा बोल के शायद पहले, अधिकांश तत्व प्राकृतिक होते हैं, इसमें हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। और कुछ ही तत्व कृत्रिम हैं या मानव निर्मित हैं। ठीक हो गया।